जी बेटे, आज हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कवर अप करेंगे। याद करवाइएगा फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक हमने क्या बात कही थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में किस आइटम से रेलिवेंट ट्रांजैक्शन को डील करेंगे? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स जो हैं वो फाइनेंशियल टर्म्स में भी और टेंजिबल टर्म्स जिस टर्म में भी दिए हुए हैं, आपने उससे रेलिवेंट वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिनके अंगेंस्ट में कैश इन्वॉल्व है उन्हें यहाँ अकाउंट फॉर करना है। क्या है? मैक्सिमम 3 चीज़ें वो देता है। वो मैक्सिमम 3 चीज़ें कौन सी हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो आपने अकाउंट फॉर करनी है? नंबर 1 क्या हो सकता है? सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। आपने नॉन करंट एसेट को बेचा और उसको सेल करने से जो वैल्यू रियलाइज हुई इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो एसेट बेचा ना उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, ना कॉस्ट चाहिए, ना उसकी बुक वैल्यू चाहिए, ना उसका प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। जस्ट यहाँ क्या चाहिए? सेल प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट सोल्ड। उसकी सिर्फ सेल प्राइस चाहिए, कितने में बेचा और कितने पैसे यू हैव रिसीव्ड। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। सेल किए, कैश का इनफ्लो, परचेज किए तो ये कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। अब परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट बहुत डिटेल में IAS 16 में आपने कवर अप किया। अगर सपोज क्वेश्चन में वो कहता है कि रिप्लेसमेंट हो रही है, जरा अपनी माइंड को रिकॉल करो बेटा, ये रिप्लेसमेंट क्या चीज़ पढ़ी थी आपने? हम ओल्ड एसेट को न्यू एसेट के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं ना बेटे। तो फिर जो ओल्ड एसेट की सेल प्राइस है वो न्यू एसेट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट होती है। अब फर्ज कीजिए नया एसेट जो आप परचेज करने जा रहे हो उसकी कॉस्ट है 100 और जो पुराना एसेट बेटे आप बेचे हो वो 20 उसकी प्राइस फाइनलाइज हुई है और वो न्यू एसेट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट हो गई हुई है। तो मुझे बताइए यहाँ पे परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट के ऑपोजिट कौन सी वैल्यू लोगे? 80 लोगे। आपने जो एसेट परचेज किया उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं लेनी है। टोटल कॉस्ट प्राइस भी ली जा सकती है अगर रिप्लेसमेंट नहीं है। आपने कॉस्ट के एंगेज में सिर्फ वो फिगर पिक करनी है जिसके एंगेज में आपने पेमेंट की है। ओके हो गया? आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आपका लोन शॉर्ट टर्म बेसिस भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म बेसिस भी हो सकता है, इसी तरह आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी हो सकती है। अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इक्वलेंट टू 3 मंथ्स या उससे कम की है तो वो किसका पार्ट होगी? कैश एंड कैश इक्वलेंट का। और बेटे अगर वो मोर देन 3 मंथ्स की हुई तो वो किसका पार्ट होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फाइनेंशियल एसेट्स आपके बढ़ते हैं तो पैसा आपके पास से जाता है, उसे क्या कहोगे? कैश का आउटफ्लो। इंक्रीज इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आपने अगर उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो इसका मतलब है कि पैसे जा रहे हैं, ये कैश का क्या होगा? आउटफ्लो। और अगर आपको वो कंपैरेटिव उसने जो फाइनल अकाउंट्स देने, पिछले साल की भी वैल्यूज़ बताई, इस साल की भी, आपने कंपैरिजन किया, पता चला कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट से पैसा हम रिलीज़ करवा रहे हैं, तो वो कैश का क्या बनेगा? इनफ्लो बन जाएगा। एक चीज़ मैंने मेंशन कर दी, दूसरी बात अंडरस्टूड होगी, वो मेंशन करने की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है। फिर आखिरी पॉइंट जो आएगा वो क्या है? जब बेटे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर आपको रिटर्न मिलता है। अब वो जो रिटर्न मिलता है इनकम स्टेटमेंट में वो एज अदर इनकम हमने उसको अकाउंट फॉर करते हुए GP में ऐड किया था। और उसके बारे में जब मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था तो मैंने आपको क्या बात गाइड की थी कि बेटे अदर इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेट करिए, उसका क्या करें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से निकाल दें और उसको किसका पार्ट बना दें?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो रिटर्न अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, रिटर्न या वो वर्ड यूज करेगा इनकम अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। और ये आपके पास कैश का इनफ्लो होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन फिगर्स को नेट ऑफ कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें देखें, वो इतना स्ट्रेट आपको ये दो इंफॉर्मेशंस नहीं देगा, सीधा सीधा नहीं बताएगा। अब तक तो उसने बहुत छोटी छोटी सी एग्जांपल में डेप्रिसिएशन खुद बता दिया। वो क्या करता है, मोस्टली नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को हाइड करता है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, बाकी उसने हाइड कर दी। जब तक हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ना हम एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हमने जो नॉन करंट एसेट बेचा कितने में बेचा, और अगर कोई नॉन करंट एसेट परचेज किया है तो कितने में परचेज किया है। तो उसके लिए हमें बेटे क्या करना होगा, हमें IAS 16 रिपीट करना होगा। हमें ITA में जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा हुआ है वो रिकॉल होना चाहिए। और उसके लिए क्या है, 3 अकाउंट्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आपने कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना है, you must have grip over non-current asset account, accumulated depreciation account और disposal account। ये एग्जामिनर कहेगा नहीं, ये वर्किंग में मस्ट आपने बनाना है। इवन अगर उसने सारी इंफॉर्मेशन सीधी सीधी दे दी, आपको सेल प्राइस ऑफ ओल्ड एसेट चाहिए है, आपको परचेज प्राइस न्यू एसेट की चाहिए है, डेप्रिसिएशन चाहिए है, इवन देन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने ये 3 T अकाउंट मस्ट बना। नॉन करंट एसेट का अकाउंट भी बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाओगे, और डिस्पोजल अकाउंट। ये ITA में भी पढ़े और हम IAS 16 में भी पढ़ आए। तो चलिए रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी को, और वो अकाउंट्स बनाते हैं। नॉन करंट एसेट अकाउंट कोशिश कीजिएगा कि कॉस्ट प्राइस पे बनाइए, नेट बुक वैल्यू पे आप इस अकाउंट को नहीं बनाओगे। अगर ये अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे बने तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो जाए, कोई भी हिडन इन्फॉर्मेशन हिडन ही ना रह जाए, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि इसको कॉस्ट प्राइस पे बनाइएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बनाइएगा। चलिए हेल्प कीजिएगा बेटा, ये अकाउंट मिलके बनाते हैं। ब्रॉड डाउन कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। कैरी डाउन, आपने एसेट सेल किया कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। किस नाम से, डिस्पोजल के नाम से। आपने एसेट परचेज किया कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे। किस नाम से, आपने पेमेंट कर दी है तो किस नाम से आएगा, बैंक के नाम से। अच्छा, अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीजें हम ऐड करते हैं, रिप्लेसमेंट की तरफ आते हैं। रिप्लेसमेंट की एंट्री भी मैंने आपको बताई हुई थी बेटे। मैंने आपको एग्जांपल दी कि नया नॉन करंट एसेट आप 100 उसकी टोटल कॉस्ट है, 20 में पुराना एसेट आपने एक्सचेंज किया, तो न्यू एसेट के लिए व्हाट यू हैव पेड 80। अब मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि बेटे एसेट को जब भी रिकॉर्ड करते हैं एज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने वैसे भी देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिख दिया है, ये कॉस्ट प्राइस पे अकाउंट बन रहा है। यहाँ जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करनी है। आइदर उसके एंगेज में कैश एडजस्ट हुआ है या कैश की आपने पेमेंट की है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मैंने डेबिट साइड पे 100 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 80 के एंगेज में क्या आ जाएगा, बैंक। और ये जो 20 में पुराना एसेट आपने एडजस्ट किया है, यहाँ क्या मैंने सिखाया था, क्या आ जाएगा, डिस्पोजल। तो अगर आपको इसकी डेबिट साइड पर डिस्पोजल या बैंक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली जो नया एसेट रिप्लेसमेंट के एंगेज में आपके पास आ रहा है, ये मर्ज करके उसकी क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? लिखो नहीं, मेरी बात को गौर से सुनो। आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन आप पढ़ के आए हो। जब रिवैल्यूएशन होती है, अगर आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस मिल रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, जर्नल एंट्री क्या पढ़ के आए हो, सरप्लस की एंट्री बताओ। नॉन करंट एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन
क्रेडिट। ये पढ़ के आए हो, इसका मतलब है कि रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड हो रही है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो वो इसकी कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। नॉन करंट एसेट अगर डेफिसिट हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या पड़ी? डेफिसिट डेबिट और नॉन करंट एसेट क्रेडिट। तो बेटे डेफिसिट इसकी कौन सी साइड पे आना चाहिए? क्रेडिट साइड। तो आपके सिलेबस में यही बातें हैं, इसलिए मैक्सिमम वो यही देगा। बट कीप इन माइंड, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने ऊपर क्या लिखा? कॉस्ट प्राइस। तो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, एसेट परचेज किया है, एसेट बेचा है, हर ट्रांजैक्शन के ऑपोजिट आपने उन एसेट की क्या लिखनी है? कॉस्ट प्राइस। बाकी डेफिनेटली सरप्लस और डेफिसिट के ऑपोजिट तो हम कॉस्ट प्राइस नहीं लिखते। सरप्लस के ऑपोजिट सरप्लस की अमाउंट, डेफिसिट के ऑपोजिट डेफिसिट की अमाउंट। एनी क्वेश्चन? क्लियर है? चलो बेटा, अब हम मिलके बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताइए इसका ब्रॉड डाउन किधर आना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। इसका कैरी डाउन कहाँ आना चाहिए? डेबिट साइड पे। और इसमें इसके अलावा क्या आता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, वो कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। और वो किस नाम से आता है? इनकम स्टेटमेंट। वो बेसिकली बेटे होता क्या है? वो होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा, एक तो ये आ गया। अब जो एसेट डिस्पोज ऑफ होता है, हम क्या पढ़ के आए कि उससे रेलेवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी बुक से निकाल दो। आपने एसेट के अकाउंट से उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल दी, डेप्रिसिएशन के अकाउंट से उसकी डेप्रिसिएशन निकाल दो, और जो एसेट बिक रहा है उसकी सारी वैल्यूज इन अकाउंट से निकल के कहाँ जा रही हैं? डिस्पोजल के अकाउंट में। तो जो एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया उसकी टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल, वो कहाँ आनी है? डेबिट साइड पे। और किस नाम से आनी है? डिस्पोजल। इसमें इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी। चलिए अब हम मिलके बनाते हैं डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, चलो मेरा बेटा बताइए, जो एसेट आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो उसकी कॉस्ट कौन से अकाउंट से आनी है? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड से इसकी डेबिट साइड। तो इसकी डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? नॉन करंट एसेट। और बेसिकली ये कौन सी वैल्यू होगी उसकी? कॉस्ट प्राइस। अब जो एसेट बेचे उसकी सारी की सारी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड के अकाउंट से आ रही है, उसकी डेबिट साइड से इसकी क्रेडिट साइड पे क्या नाम लिखेंगे? ओके भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपने एसेट बेचा, आपके पास पैसे आए, एंट्री क्या हुई? पैसे आए, कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। तो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अगर आपको बैंक नज़र आए तो ये बेसिकली सेल प्राइस है ऑफ एसेट सोल्ड की। और अगर आपने ये एसेट जो बेचा है उसकी प्राइस को न्यू एसेट के साथ एडजस्ट कर दिया, फ़र्क क्या पड़ेगा? तो वहाँ बैंक की बजाय क्या लिख दोगे? नॉन करंट एसेट। वो देख लो, उसकी डेबिट साइड पे है तो डेफिनेटली इसकी किस साइड पे होना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। अब जो एसेट आप बेचे, या उस पर प्रॉफिट होगा या उस पर क्या होगा? लॉस। अगर लॉस हुआ तो कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। या ये होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। अब वो क्या करेगा? हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लोज फाइंड आउट करने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ हाइड है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये टी अकाउंट्स पहले बनाएंगे, मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बता सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के एंगेज में टोटल कितना कैश का फ्लो जनरेट हो रहा है। बेटा एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ओपन, इसको नोट करें एंड ओपन योर बुक्स। मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना गवर्नमेंट ग्रांट का जिक्र भी है। चलो ये नोट करो, फिर बताती हूँ। डायरेक्ट अप्रोच में भी सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है। किसमें? डायरेक्ट अप्रोच में। बेटे बेहतर यही है कि सीक्वेंस को फॉलो किया जाए। कुछ एग्जामिनर्स चीज़ों को इग्नोर कर देते, पेपर चेक करते हुए कुछ बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं।
वहाँ मार्क्स की डिडक्शन लेकिन इनडायरेक्ट में तो कंपलसरी है फॉलो करना। दोनों में कंपल्सरी। अच्छा बेटे मुझे बात याद करवाइए, गवर्नमेंट ग्रांट याद है? गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट हमें मिलती है उसे एसेट लेते हैं या एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं? ओके जनाब, और किस तरह ऐसा लायबिलिटी ट्रीट करते हैं? ग्रांट का वो प्रोपोर्शन जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में यूज हो जाएगा वो करंट लायबिलिटी, और जो आफ्टर नेक्स्ट 12 मंथ्स यूज होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी। ये बात याद है? अच्छा, अब गवर्नमेंट ग्रांट की भी इंफॉर्मेशन अगर वो क्वेश्चन में दे दे तो गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंट बनाते वक्त एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट ग्रांट का वो पोर्शन जो करंट लायबिलिटी में है या नॉन करंट लायबिलिटी में, अलग अलग अकाउंट नहीं बनाओगे, मर्ज कर दीजिएगा। गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस चाहे करंट लायबिलिटीज में गिवन है या नॉन करंट लायबिलिटीज में गिवन है, एक ही अकाउंट बनेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस उनके मर्ज कर दीजिएगा। एक काम करते हैं, यूं ही डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट का अगर मैं आपसे कहूँ टी अकाउंट बनाएं तो कुछ ट्रांजैक्शंस मैं आपको बता रही हूँ, वो मुझे बताइएगा कि कौन सी साइट पे आनी चाहिए। ठीक है, चलो मेरा बेटा बताओ, गवर्नमेंट ग्रांट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, और अगर ड्यूरिंग द ईयर मजीद ग्रांट यू हैव रिसीव्ड, वो लायबिलिटी को बढ़ाएगी, शुड बी ऑन क्रेडिट साइड, और जो ग्रांट यूटिलाइज्ड हो गई डेबिट साइड पे। तो चलिए जनाब, ये आपका रिपीट हुआ। आइए जरा मुझे सॉल्व करके दीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 398। नोटबुक्स पे बनानी है, हरी अप, पॉज लीजिए बेटे।